इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ हुई है। नैनीताल वाले घर पर तोड़फोड़ की जानकारी आ रही है। सलमान खुर्शीद के घर में आग लगाने का आरोप भी इस बीच सामने आ रहा है। खुर्शीद की किताब के विरोध में पूरा बवाल मचा है। उनकी किताब में जो हाल ही में जिसका विमोचन हुआ है उसमें हिंदुत्व की परिभाषा के तौर पर आईएसआईएस और बोको हराम से उसकी तुलना की गई है। उत्तराखंड नैनीताल की वो तस्वीरें जो खुर्शीद का घर है जहां पर आगजनी की गई है और तोड़फोड़ की गई है। इस बीच खुर्शीद के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी को सलमान खुर्शीद पर यह दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें उनकी पार्टी से बर्खास्त किया जाए। और इस बीच ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर उत्तराखंड के नैनीताल में उनके घर पर आगजनी की गई है और आगजनी के साथ साथ उनके घर पर तोड़फोड़ भी की गई है। सलमान खुर्शीद की किताब के बाद ये पूरा बवाल मचा है। अरुण सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, कौन लोग हैं जिन्होंने ये इस तरह का हमला किया है, आगजनी की है, तोड़फोड़ हुई है? देखिए, ये वीडियो और ये तस्वीरें सलमान खुर्शीद ने खुद न्यूज़ 18 इंडिया को मुहैया कराई हैं और उनका ये कहना था कि कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, हिंदूवादी संगठन के लोग थे, उनके घर पहुंचे थे और वहां पर सिर्फ उनका गार्ड था, वहां पर कोई रह नहीं रहा था। सलमान खुर्शीद इस वक्त दिल्ली में है। वो कह रहे थे कि हमारे घर कुछ लोग पहुंचे, सतखोल नाम की जगह है नैनीताल में जहां वो उनका घर है, वहां पर लोग पहुंचे और उनकी किताब के बारे में नारे लगा रहे थे और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे सलमान खुर्शीद पर और नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने अंदर पत्थर फेंका जिससे खिड़कियां टूटी हैं, कांच टूटा है, दरवाजे तोड़े गए हैं, घर के अंदर आग लगाई गई, कुछ लोग घर के अंदर चले गए। चूंकि एक ही गार्ड वहां पर था इसलिए काफी संख्या लोग वहां पहुंचे थे और उनको रोक नहीं पाया वो। तो सलमान खुर्शीद का यह आरोप है कि हिंदूवादी ताकतें हैं जिनको उनकी किताब में जो हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आईएसआईएस और बोको हराम से की थी वो रास नहीं आई थी। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने फेसबुक पर भी एक पोस्ट लिखी है और उसमें कहा है कि क्या ये हिंदुइज्म है, क्या ये हिंदू धर्म है? नहीं, ये हिंदुत्व है। तो एक तरह से सलमान खुर्शीद अपनी बात को जायज ठहराने के लिए भी इस घटना का उपयोग कर रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए वो कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं, ये हिंदू धर्म के समर्थक लोग नहीं है। जी अमित शाह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तारीफ की। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को अनुशासित और संवैधानिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने वाला व्यक्ति बताया। अपने कर्तृत्व से सभी राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 40 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। बताया गया कि इस मेले में 9 देशों की 40 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से इस व्यापार मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। 130 करोड़ लोग आज इस देश में एक अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी के निदेशक के कार्यकाल के मुद्दे पर केंद्र ने एक अध्यादेश पारित किया। नए अध्यादेश के मुताबिक सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक हो सकता है। अभी तक ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होता था। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने पुणे ग्रामीण में भी धारा 144 लागू कर दी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुणे ग्रामीण इलाके में 20 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सच्चर ने ऐलान किया कि वो पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो किस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगी ये नहीं बताया गया। इस बीच सोनू सूद ने साफ किया कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे। मैं सेवा करनी लोगों की बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के दिलों में जो मैं छूनी। करीब 4 साल से पाकिस्तान की जेलों में बंद 20 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की सरकार ने रिहा कर दिया। ये सभी मछुआरे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुँचेंगे। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को महंगे गिफ्ट का लालच देता था। पकड़े गए आरोपियों में 3 नाइजीरिया के मूल नागरिक हैं जबकि 2 भारतीय मूल के लोग हैं। बताया गया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पहले लोगों से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें फंसाकर ठगने का काम करते थे। अभी हमने उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं।
यूपी की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को फिर घेरने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली में कहा था कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। पुणे पुलिस ने क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम गायकवाड़ नाम के इस शख्स पर गोसावी के साथ मिलकर लोगों को धोखाधड़ी का आरोप है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सभी बोर्ड पर स्टेशन के नए नाम की प्लेट लगाई गई। एक दिन पहले ही केंद्र ने स्टेशन का नाम बदलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दिल्ली में कई जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान मनीष सिसोदिया साइकिल चलाकर कार्यक्रम तक पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाने पर भी जोर दिया। इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर पुलिस के लिए मुखबरी करने का शक था। फांसी लटका कर उसको नाराबाजी लगाया कि यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि 16 साल की ये लड़की एक ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। लड़की का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में गैंगरेप की आशंका जताई। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने वालों ने आरोप लगाया कि शिल्पा और उनके पति ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी की। दिल्ली के लालबाग इलाके के एक घर में सिलेंडर फटने से 17 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि सिलेंडर में धमाके के वक्त घर के अंदर कई लोग मौजूद थे। सभी घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और इलाके के विधायक अखिलेश पति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। जो मदद होगी सब करेंगे। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इन 15 मरीजों में 11 महिलाएं, 2 आशा कार्यकर्ता और एक बच्ची भी शामिल है। इन्हें मिलाकर कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की तादाद 121 तक पहुंच गई। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत फिर तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार बताया और इस मुद्दे पर मिलजुल कर काम करने की सलाह दी। दिल्ली के एनसीआर में सब कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, सारा कुछ जितने पोल्यूशन के सोर्स हैं जारी रहेंगे, पराली जलती रहेगी, तो दिल्ली का जो एफर्ट है वो सारा फिर इसलिए सीमित हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कोई आपने चीज काम दिल्ली के लिए करी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसके बाद आपको याद आ जाता है कि जी लॉकडाउन कर देते हैं, बच्चों का स्कूल बंद करवा देते हैं, एम्प्लॉयज को घर पे बिठा देते हैं। यूपी के बुलंदशहर की एक चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेगी। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस का उन्होंने उद्घाटन किया। राशन आपके ग्राम योजना की भी शुरुआत। पीएम बोले, आजादी के बाद पुरानी सरकारों ने जनजातीय समाज को बुनियादी सुविधाओं से भी दूर रखा। भोपाल में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। बोले, आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है ट्रेन और स्टेशन पर काम। एक 108 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में लौटी देवी अन्नपूर्णा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। 1913 में चोरी हुई मूर्ति पिछले साल ही कनाडा से आई भारत।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए आदेश। तो पंजाब और हरियाणा सरकार को किसानों से बात करने को कहा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य बंद करने की भी बात कही। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादास्पद बयान, मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा बीजेपी को सिर्फ 80% लोगों की परवाह। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले, पाकिस्तान का राग अलापने वाले नेताओं पर हो कार्रवाई। मुंबई की कोर्ट ने 100 करोड़ की वसूली मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जेल में घर का खाना दिए जाने से भी कोर्ट ने रोका। मुंबई एनसीबी की टीम ने नांदेड़ में 1500 किलो गांजा जब्त किया। बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर आ रहे 2 आरोपी भी गिरफ्तार। जयपुर के कॉलेज में नमाज के मुद्दे पर गरमाया विवाद। एनएसयूआई ने कॉलेज के प्रोफेसर और गार्ड को बर्खास्त करने की मांग की, तो वहीं एबीवीपी ने नमाज रोकने के फैसले को सही ठहराते हुए कॉलेज में किया प्रदर्शन। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रदूषण पर। केंद्र की आपात बैठक से जुड़ी हुई है ब्रेकिंग न्यूज। पर्यावरण मंत्री की आपात बैठक हो रही है। भूपेंद्र यादव इस बैठक को लगातार आगे बढ़ाते हुए जानकारी हम तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रदूषण पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्त है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप केंद्र को उन्होंने निर्देश जारी किए कि आप बैठक कीजिए और इस समाधान को आगे बढ़ाइए, किस तरह से इस मामले पर हल निकाला जा सकता है। और अभी बड़ी खबर यतेंद्र शर्मा की खबर है, प्रदूषण पर केंद्र सरकार की बैठक की जानकारी आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि इस बैठक में पर्यावरण मंत्री शामिल है। और इस आपात बैठक को आगे बढ़ाते हुए जानकारी ये आ रही है कि अब कुछ महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले पर लेकर संजीदगी जताई है, प्रदूषण पर गंभीर हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त थी। और ऐसे में सरकारों को ये कहा गया कि आप बैठिए, आप इस पर मंथन कीजिए और इसका ऐसा समाधान निकालिए जिससे इस जहरीली हवा से लोगों को मुक्ति मिल सके। और इसी संबंध में जानकारी ये आ रही है कि महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। भूपेंद्र यादव इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं और इस बैठक के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि कुछ निर्णायक जरूर निकलकर सामने आएगा। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार जानकारी दे रहे हैं। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार की बैठक की जानकारी सामने आ रही है और यह भी कहा गया है कि राज्यों संग मीटिंग कीजिए। जिन राज्यों पर यह कहा जा रहा है, ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये वो हिस्से हैं जहां से प्रदूषण बढ़ रहा है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहा है। यतेंद्र, इस आपात मीटिंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, खबर यही मिल रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है पूरे पॉल्यूशन मामले को लेकर, उसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। संबंधित अधिकारियों को तुरंत तलब किया और अभी पर्यावरण भवन में जहां पर मंत्रालय, वहां पर बैठक वो ले रहे हैं और एक रणनीति के तहत जो भी कदम उठाए जा सकते हैं पोल्यूशन रोकने को लेकर, जिस तरह से सख्त एक्शन लेने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको देखते हुए वो रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा असर पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर दिखाया जा सकता है। तो वो उन सभी प्रावधानों पर अब केंद्रीय मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय उस पर पूरी निगरानी रखेगा और इसको लेकर सभी अधिकारियों के साथ अभी आने वाले प्लान को लेकर भूपेंद्र यादव बैठक कर रहे हैं। और अब जितने भी संबंधित अधिकारी हैं पर्यावरण को लेकर, वो सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। जी शुक्रिया। तो पर्यावरण मंत्रालय की बैठक हो रही है और पर्यावरण मंत्रालय की बैठक के मायने आप समझिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ इस मामले को पूरी तरह से कहा है कि समाधान की ओर ले जाइए, चाहे जो भी आपको इसमें नीतिगत फैसले लेने हो वो लें, लेकिन इस जहरीली हवा से मुक्ति दिलाने की कोशिश करवाइए जनता को। मध्य प्रदेश पुलिस ने गांजे की ऑनलाइन तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने भिंड में 2-2 किलो के गांजे के 2 पैकेट पकड़े हैं। पुलिस के मुताबिक गांजे के पैकेट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन के जरिए विशाखापट्टनम से भिंड भेजे जा रहे थे और इसकी जानकारी पुलिस ने अमेजॉन को भी दे दी है। भिंड के एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और अगर इसमें ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
तो ये पूरा जो मामला है वो अमेज़न के सप्लाई से संबंधित सामने आ रहा है और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। दरअसल ये पूरा मामला गांजे की ऑनलाइन तस्करी से जुड़ा हुआ है, जिसके बड़े रैकेट का पुलिस ने ऐसा दावा किया है कि पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने भिंड में 2-2 किलो के गांजे के 2 पैकेट पकड़े हैं और पुलिस की जानकारी के मुताबिक गांजे के पैकेट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न के जरिए विशाखापट्टनम से भिंड भेजे जा रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस ने अमेज़न को दी है। अमेज़न द्वारा जो है गांजे की तस्करी की कार्रवाई की गई है। अमेज़न के प्लेटफॉर्म से विशाखापट्टनम से गांजा मिलाकर मध्य प्रदेश से अन्य स्थानों पर गांजे का 2-2 केजी का कंसाइनमेंट भेजा जा रहा था। कल्लू नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और यह गोविंद ढाबा छिमका जो भिंड में स्थित है वहां से इसकी अरेस्टिंग की गई है और पिंटू जो ढाबे का संचालक है उसके नाम से भी अमेज़न का कंसाइनमेंट आया था और जो आप लोगों को उपलब्ध भी कराया गया है। और इसके साथ ही इनके एक और साथी जो हरिद्वार में है मुकेश जायसवाल, उसको भी वहाँ की पुलिस के माध्यम से अभिरक्षा में लिया गया। और अमेज़न के जरिए गांजे की सप्लाई पर व्यापारियों का जो संगठन है CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि ये बेहद खतरनाक मामला है। व्यापारियों के संगठन CAIT ने भिंड में गांजे की ऑनलाइन सप्लाई के मामले में अमेज़न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। CAIT के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस मामले की जांच NCB से करवाने की भी मांग की है। प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि ऐसे मामले देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर गांजा बिकने का मामला जो है सामने आया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैट के नेशनल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल है। सर, सबसे पहले तो इस मामले के बारे में समझना चाहेंगे, क्या मामला ये निकल कर के और आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस ने परसों एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। उस रैकेट के अंतर्गत अमेज़न के जरिए गांजा बेचा गया लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस के SP श्री मनोज कुमार सिंह और उनकी टीम ने सारे काम को अंजाम दिया। कल भिंड पुलिस ने ग्वालियर में अमेज़न के वेयरहाउस पर छापा मारा और वहां से उनको ये जानकारी मिली कि लगभग 390 पैकेट गांजा के वो अमेज़न के पोर्टल के जरिए बिके हैं। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि इस पूरी डील में लगभग 66% कमीशन अमेज़न को मिला है। तो इसलिए अमेज़न ये नहीं कह सकता कि हम इंटरमीडियरी हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो भी सेलर आपके प्लेटफॉर्म पर होगा उसकी KYC आपको करना जरूरी है। उसके विषय में उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जानकारी लेना जरूरी है, जो कि अमेज़न का दायित्व था। तो आज हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस मुस्तैदी से काम किया, उसी मुस्तैदी से इस मामले को भी हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये मामला भी ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा मामला है। आज अमेज़न के पोर्टल पर गांजा बिका है, कल हो सकता है कि इलीगल हथियार बिके, परसों हो सकता है कि वो पैसा उसके जरिए जाए। अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादित बयान दे रहे हैं और इस बार उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुगलों के राज की तारीफ कर डाली। 14 नवंबर को नेहरू जयंती पर एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों का खंडन किया। मणिशंकर अय्यर ने यह दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ 80% लोगों की परवाह है। लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है
वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। मणिशंकर अय्यर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर अपने बयान के समर्थन में तर्क पेश करते हुए उन्होंने बाकायदा तथ्य भी पेश किया। उन्होंने दावा किया कि 666 साल तक दिल्ली के सिंहासन पर मुसलमान शासक बैठे रहे, लेकिन कभी मुसलमानों की जनसंख्या 24% से ज्यादा नहीं रही। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। मणिशंकर अय्यर ने मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक कांग्रेस शासन में कभी मुस्लिम शासकों के नाम को बदलने की कोशिश नहीं की गई। सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस विवादों की पिच पर चौके छक्के लगा रही है। विवादों की शुरुआत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हुई। इस किताब के लॉन्च के दौरान सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हराम और ISIS से करते हैं। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का एक बयान सामने आया जिसमें वो जय श्री राम बोलने वालों को निशाचर कहते नजर आए। बीजेपी नेताओं ने राशिद अल्वी पर हिंदू विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। सलमान खुर्शीद के बयान पर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी हिंदू धर्म और हिंदुत्व का फर्क समझाते नजर आए और अब मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर हमला करने के बहाने मुगल शासकों की तारीफ कर दी है। इस बात को लेकर के हिंदुत्व को IS से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा, किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय हैं। होशियार रहने की जरूरत है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के इस बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मणिशंकर अय्यर पर पाकिस्तान का राग अलापने का आरोप लगाया। अगर कांग्रेस का कोई नेता कहता है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का ये विचार होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी से नहीं मिलती। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रूह जो है वो पाकिस्तान में बसती है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता
कि वो बोलें, लेकिन फिर भी बोलते हैं। अब इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे? मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनिए। यह बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है, और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। उनका यह बयान बिल्कुल ही तथ्य से बिल्कुल अलग है, तथ्य से परे है। This will be delivered. We'll definitely be done. ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश बोलेगा ना रायगढ़ बोलेगा ना हम। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना के एक विमान से सभी का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया गया है और इस दौरान वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। इसके बाद तीनों के पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एक गाड़ी पर रखा गया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रामलीला मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। लोगों के दर्शन करने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि देने के लिए 46 असम राइफल्स के 50 जवान रायगढ़ पहुंच चुके हैं। तो शहीदों की शहादत को नमन करते हुए ये जवान, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में भावभीनी कर देने वाली हैं। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंच गया है। उस गाड़ी में, उस वाहन में जिसमें उनके शव को लाया गया है, वहां पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। भारतीय वायुसेना के एक विमान से सभी का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया गया और इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ दिखी। तीनों के पार्थिव शरीर को फूलों से सजी इस गाड़ी पर लाया गया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रामलीला मैदान में लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। लोगों के दर्शन करने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार होगा। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अंतिम विदाई विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार को दी जा रही है। शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि देने के लिए 46 असम राइफल्स के 50 जवान रायगढ़ पहुंचे हैं। रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे के पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शहीद कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मणिपुर में रविवार को हुए आतंकी हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद हो गए थे और इस हमले में उनकी पत्नी और 6 साल के बेटे अबीर की भी मौत हो गई थी। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटे हैं। मणिपुर में जिस तरह से ये हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हुए। कर्नल की पत्नी और बेटे की भी इस
हमले में मौत हुई। सुरक्षा बल के काफिले पर यह हमला हुआ था। 13 नवंबर को उग्रवादियों ने यह हमला किया। हमले में कर्नल समेत 7 की मौत हुई। सुरक्षा बल के 5 जवान इस हमले में शहीद हुए। उग्रवादियों ने घात लगाकर इस पर हमला किया। रायगढ़ के रामलीला मैदान में विप्लव, उनकी पत्नी और उनके बेटे के पार्थिव देह को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए लाया गया है और हजारों लोगों का हुजूम यहाँ पर है जो देश के शहीदों के पार्थिव के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचा है। 1000 लोगों की मौजूदगी है विप्लव के घर से। जब इस मैदान तक उनके पार्थिव देह को लाया जा रहा था तब भी सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की मौजूदगी थी और इस रामलीला मैदान का नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि त्रिपाठी परिवार जो है वो रायगढ़ में कितना लोकप्रिय रहा और इस लोकप्रिय परिवार के बेटे की शहादत पर हजारों लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। यहाँ से कुछ ही देर के बाद जब लोग पार्थिव देह का अंतिम दर्शन कर लेंगे उसके बाद मुक्तिधाम में तीनों के पार्थिव देह ले जाए जाएंगे। वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक रोज पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में उग्रवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान वहां शहीदों के परिवार वाले भी दिखाई दिए जिनका रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन पहले मणिपुर के चूरा चांदपुर में उग्रवादियों के हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 7 लोग शहीद हुए। तो शहीदों की शहादत को नमन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वहां शहीदों के परिवार वाले भी थे जिनके साथ उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की। 2 दिन पहले मणिपुर के चूरा चांदपुर में उग्रवादियों के हमले में कर्नल विप्लव समेत 7 लोग शहीद हुए थे। I am sharing my deepest condolence to the family of the bereaved families, and I have already instructed to the concerned home departments, my officials, including DGs and paramilitary forces, to nab the perpetrators and to punish according to the law of the land. And state government will not compromise this type of terrorism, this type of terrorist acts. कर्नल विप्लव त्रिपाठी के 5 साल के बेटे अबीर त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अबीर का ये वीडियो स्कूल के एक कार्यक्रम का है जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं। करीब 10 सेकंड का ये वीडियो अबीर की वीरता और उसके खून में दौड़ते देश प्रेम का इजहार करती हैं। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में अबीर अपने पिता विप्लव और मां के साथ शहीद हो गया था। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है। अबीर के ये शब्द लोगों की आंखों को नम कर जा रहे हैं। मणिपुर में उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत के बाद उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है। घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा है। हर किसी की आंखें नम है और किसी को कर्नल विप्लव की शहादत, हर किसी को कर्नल विप्लव त्रिपाठी की शहादत पर गर्व है। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा कि उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। जवानों, नक्सलियों, अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है, लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। कोई शब्द नहीं कहने की शहादत की, और एक कमांडेंट पे हमला, कायराना हमला, उसके 6.5 साल के बच्चे की भाभी को, ये जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा ना रायगढ़ भूलेगा ना हम। हमारे वो
कर्नल कभी थे ही नहीं हमारे, तो हमारे गुरु दादा थे। जितने स्ट्रांग और जितने दबंगई से वहाँ काम करते थे, उतने सॉफ्ट रायगढ़ में रहते थे। रायगढ़ में ये पुरानी बस्ती है रायगढ़, हर एक बंदा उनको जानता।